आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम खुद से सेल्फ इनविजिबल रेज को इमिट करता है और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इनविजिबल रेज जो इमिट होते हैं उससे इमिशन होता है, उसके कारण एलिमेंट का प्रॉपर्टी, एलिमेंट का एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वगैरह चेंज हो जाता है और इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का खोज फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया। उस समय ताजा उसी समय रिसेंटली विलियम कोनार्ड रोंटगेन ने एक्सरे का डिस्कवरी किया था। एक्सरे जो कैथोड रे से डिस्कवर हुआ था और इसी का स्टडी करने के क्रम में इन्होंने यह पाया कि यूरेनियम के कुछ ऐसे साल्ट पाए जाते हैं जिससे विजिबल रे तो नहीं निकलता, लेकिन ब्लैक पेपर से रैप किया हुआ फोटोग्राफिक प्लेट को इससे निकलने वाली रे खराब करती थी, उस पर स्पॉट आ जाता था। तो इन्होंने कहा ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो इनविजिबल रेज को इमिट करती हैं और इन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है और इनसे निकलने वाली रेज को बैक्यूरेल रे कहा गया। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चल गया, उससे निकलने वाले रे के बारे में पता चल गया कि भाई उससे जो इनविजिबल रे निकलता है वह बैक्यूरेल रे है। अब बैक्यूरेल रे के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया गया और वो स्टडी रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने बैक्यूरेल रे का स्टडी इस प्रकार से किया कि बैक्यूरेल रे को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जब पास करवाया तो डेविएशंस को देखा, मतलब जो बैक्यूरेल रे है वो कैसे डेविएट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि बैक्यूरेल रे तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उन्होंने लीड ब्लॉक के अंदर रखकर एक पतले से स्लिट के द्वारा उससे निकलने वाले रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया तो कुछ रे जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ गई, कुछ नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ा और कुछ जो है बिना डेविएशन के ही वह पास हो गया। तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बैक्यूरेल रे वह एक तरह का रे नहीं है, इसमें तीन तरह के रे पाए जा रहे हैं, तीनों का नेचर अलग अलग है। अब कहा यह गया उनके द्वारा कि जो रे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ती है वो नेगेटिव रे होगा, जो नेगेटिव की तरफ मुड़ती है उसको पॉजिटिव कहा जाएगा और जो कहीं नहीं डेविएट होता है उसको न्यूट्रल कहा जाएगा। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोल लगाया गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल को लगाया गया, मतलब एक तरफ प्लेट लगा दिए गए जिसमें नेगेटिव वाला वायर कनेक्टेड था और दूसरा तरफ प्लेट लगाया गया इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव पोल उससे कनेक्टेड था। और ये जो रे निकल रही थी इन पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के कारण क्या होता है, अपना रास्ता बदलता है। और रास्ता किस प्रकार से बदलता है, तो यह जो रास्ता बदलने का टेंडेंसी था इसका वह तीन तरफ का था। एक कुछ रे नेगेटिव पोल के तरफ गया, जो नेगेटिव के तरफ गए उसका नाम अल्फा रखा गया, जो पॉजिटिव के तरफ गए उसका नाम बीटा रखा गया और जो बिना डेविएशन के सीधे निकल गए
उसको गामा कहा गया। अब एक और बात ध्यान रखने का कि जो अल्फा था यानी जो नेगेटिव की तरफ मुड़ा था वह पॉजिटिव रे थे। अब पॉजिटिव रे क्यों थी? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अपोजिट पोल के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो नेगेटिव की तरफ केवल और केवल पॉजिटिव रे ही जा सकता है और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जा सकता है। और बिना डेविएशन का कौन पास कर सकता है? तो जिसके पास कोई चार्ज न हो। यहां पे इस फिगर में लीड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया है और ऊपर से एक पतले से स्लिट के द्वारा इन रेज को पास करवाया जा रहा है। और पास करने के बाद ये रे जो है वह 3 डायरेक्शन में मुड़ रही है। पहला रे जो नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और उसको अल्फा रे कहते हैं। कुछ रे जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ रही थी, उसको बीटा रे कहा गया और बीटा रे पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और इन्हीं में से कुछ रे ऐसी थी जो कहीं नहीं मुड़ती हैं, जो कहीं नहीं मुड़ती हैं उनको गामा रे कहा गया और गामा पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। यानी गामा रे क्या हो गया? न्यूट्रल रे हो गया। अब यह 3 तरह का रे मिला रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड का आगे का एक्सपेरिमेंट इन्हीं रे पर बेस्ड होगा। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अल्फा, बीटा और गामा का कुछ प्रॉपर्टी यहां पे बताया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एक टेबल बना ले जिसमें पहले कॉलम में प्रॉपर्टी को लिख दिया जाए, अगले कॉलम में अल्फा रे, उसके अगले कॉलम में बीटा रे और उसके अगले कॉलम में गामा रे का जगह दे दिया जाए। तो हम लोग तीनों रे के बारे में कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन इसी एक टेबल में कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग जाने तो यह है नेचर। किस तरह का नेचर है इन पार्टिकल्स का? तो अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस कहा गया। मतलब ये हीलियम के जैसा ही पार्टिकल है, लेकिन हीलियम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसके इक्विवेलेंट माना गया। बीटा को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहा गया और गामा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। दूसरा, चार्ज का नेचर, किस तरह का चार्ज पाया जाता है? तो अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और गामा पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, चार्ज के बाद अब मैग्नीट्यूड देखते हैं चार्ज का। तो अल्फा पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, या इसको अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है और बीटा पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है और गामा पर 0 चार्ज पाया जाता है। अगले प्रॉपर्टी में आ जाए मास। तो अल्फा का मास जो है वो 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है और बीटा का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और गामा का 0 मास होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी। अब हम सब लोग जानते हैं कि अल्फा जो पार्टिकल है सबसे हैवी पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी और इसका वेलोसिटी 1.4 टू 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं बीटा का जो वेलोसिटी होता है लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है और गामा का लाइट के वेलोसिटी के बराबर, उसका लगभग बराबर होता है, इसका एग्जैक्ट बराबर होता है। अब है इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो
अल्फा पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा, बीटा पार्टिकल भी डेविएट होगा, लेकिन गामा पार्टिकल पर न मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा न इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई डेविएशन नहीं देखा जाएगा। अगला प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर को देखते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर किसी भी सरफेस को पार करने का पावर होता है और वह पावर सबसे कम अल्फा के पास होता है, वहीं बीटा के पास 100 गुना ज्यादा होता है अल्फा के रिस्पेक्ट में, और बीटा से भी 10 गुना ज्यादा गामा के पास होता है। सिंपल सा बात है कि इसकी वेलोसिटी कम है अल्फा की, इसलिए मिनिमम, और गामा की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम। अब आते हैं आयनाइजेशन पावर। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा का होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी कम है और चार्ज भी सबसे ज्यादा है, और उससे कम बीटा का होगा क्योंकि इसका चार्ज अल्फा के रिस्पेक्ट में कम है और वेलोसिटी ज्यादा है, और सबसे कम गामा का होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा होती है लेकिन इसके पास चार्ज ही नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसके बारे में रदरफोर्ड, सॉडी और फजांस नामक साइंटिस्टों ने बताया था। रदरफोर्ड ने अपने स्टडी में पाया कि अल्फा, बीटा और गामा के इमिशन के कारण एलिमेंट के, एटम के एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कुछ चेंज आता है, और उसी को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। इस लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। अब निश्चित है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर बदल जाए तो उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। सो इस लॉ को हम लोग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में अब हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो उसके लिए अल्फा, बीटा या गामा में से किसी तीनों में से किसी एक पार्टिकल का इमिशन होगा, या हो सकता है किसी दो का हो या हो सकता है किसी एक का हो। मतलब कि आपका कोई भी एक इमिशन होता है तो इस इमिशन के कारण इसको रेडियो एक्टिव डीके कहेंगे। तो रेडियो एक्टिव डीके के समय आपका अल्फा, बीटा और गामा का इमिशन होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि वह न्यूक्लियस स्टेबल ना हो जाए, और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के कारण होता है। अब अगर किसी एटम से अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घट जाएगा और मास नंबर 4 यूनिट से घट जाएगा। यानी पहले से जो उसका मास होगा उसमें से 4 डिक्रीज करना होगा, 4 कम करना होगा, और एटॉमिक नंबर में से 2 घटाना होगा। यानी नए एलिमेंट का जो फॉर्मेशन होगा वो पुराना एलिमेंट जो डाउटर एटम में बदलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर पहले वाले एटम से 2 कम होगा और मास 4 यूनिट कम होगा। अगर एलिमेंट हमारा X है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है तो नया एलिमेंट Y होगा और Y का एटॉमिक मास A-4 होगा और एटॉमिक नंबर Z-2 होगा। इस प्रकार से हम लोग अल्फा इमिशन के कारण नए एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट से
बीटा पार्टिकल इमिट होता है यानी बीटा डीके होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे बीटा पार्टिकल का मास लगभग 0 के बराबर होता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन के जैसा पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। सो एलिमेंट के मास में कोई चेंज नहीं होगा। जो पुराना एटम है वह एटम ट्रांसफॉर्म होकर नया एटम बनाएगा, उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, यानी पहले से उसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो उसका नया एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाएगा, यानी पहले का जो एटॉमिक नंबर है उससे 1 बढ़ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यह एक स्टेप आपका राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट से गामा इमिशन होता है तो उस एटम के न मास नंबर में चेंज आएगा न एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, क्योंकि गामा का चार्ज भी 0 होता है और मास भी 0 होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर गामा इमिट क्यों होता है। तो जब अल्फा बीटा जैसे पार्टिकल इमिट होते हैं तो एटम का न्यूक्लियस का एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं होता है। सो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, न्यूक्लियस को बैलेंस करने के लिए ही हमारा गामा रे इमिट होता है। इसका मतलब कि यह केवल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही इमिट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि अल्फा बीटा और गामा के निकलने के कारण क्या क्या चेंज होता है। अब आते हैं एटम के बारे में। तो एटम के बारे में बहुत पहले डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम जो होता है वह सबसे छोटा पार्टिकल होता है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इट्स अ इनडिविजिबल पार्टिकल। बट कुछ एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी पता चला। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वह गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। यह एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहलाता है और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की नली होती है। इस नली में एक एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन साहब ने बहुत ही कम प्रेशर, लगभग 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर और हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट पर जब डीसी करंट पास करवाया तो इन्होंने एक नए प्रकार के रे का पता लगाया। ये रे कैथोड पोल से निकल रहे थे। कैथोड पोल से निकलने के कारण इन रे को कैथोड रे कहा गया। यह नाम गोल्डस्टीन के द्वारा बताया गया था और इस प्रकार गोल्डस्टीन ने कैथोड रे का डिस्कवरी किया। अब डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में जानते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब कड़े शीशे की बनी नली होती है, हार्ड ग्लास ट्यूब होता है जो 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके दोनों छोरों पर प्लेट लगे होते हैं और एक स्थान पर एक निकास बिंदु होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है
जहां से हम लोग वैक्यूम पंप का कनेक्शन करते हैं ताकि इस ट्यूब का प्रेशर कम किया जा सके। मेटल प्लेट को बैटरी से जोड़ा जाता है और बैटरी से जुड़ने के बाद ही इसका नाम कैथोड और एनोड रखा जाता है। जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ता है उसको कैथोड कहते हैं और जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ता है उसको एनोड कहते हैं। यहाँ यह जो ट्यूब का बनावट दिया गया है यह डिस्चार्ज ट्यूब का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसके दोनों छोरों पर मेटल का प्लेट दिखलाया गया है। इन्हीं मेटल के प्लेट के साथ हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। इसी ट्यूब के सहारे से गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट को संपादित किया, एक्सपेरिमेंट को किया और इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन के द्वारा लिया गया सेटअप इस प्रकार से है। सबसे पहले इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों प्लेटों को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। हाई वोल्टेज बैटरी जो डीसी करंट देता था और उसकी वोल्टेज जो है वह लगभग 10,000 वोल्ट रखी गई। बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ने वाले जो प्लेट हैं उसको एनोड कहेंगे और बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ने वाले प्लेट को कैथोड कहेंगे। साथ ही साथ इस ट्यूब के सहारे ट्यूब के जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे हम रादर गोल्डस्टीन साहब ने एक वैक्यूम पंप को भी जोड़ा। वैक्यूम पंप का काम था कि इस ट्यूब से जितने भी एयर थे उसको बाहर निकाला जा सके। और तब क्या देखा गया, तो देखा गया कि कैथोड प्लेट से कुछ रे इमिट हो रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। इन रे को कैथोड रे कहा जाता है। अब कैथोड रे का डिस्कवरी के बाद गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा विराम दिया और इसी समय गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कैथोड रे मिला था उसके प्रॉपर्टी का स्टडी जे थॉमसन साहब ने किया। तो जे थॉमसन साहब ने उसके स्टडी के दौरान पाया कि ये कैथोड रे है नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पता तब लगा जब कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड के पोल से पास करवाया तो देखा गया कि कैथोड रे जो है वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है और जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती है तो यह कहा जा सकता है कि कैथोड रे खुद नेगेटिव चार्ज से बना हुआ रे है। सो जे थॉमसन ने इनके पार्टिकल्स का नाम निगेट्रॉन रखा क्योंकि इन पार्टिकल्स का नेचर नेगेटिव चार्ज वाला था, जो बाद में फिर स्टोनी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सुझाए गए नाम के साथ बदल दिया गया और जो आज हम लोग नाम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, यह नाम स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था और इसी नाम को आज हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन रे में पाया जाता है उसको
कैथोड रे कहते हैं। और यह कैथोड रे का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और इलेक्ट्रॉन के जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन सब का स्टडी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया था। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ विशेष बात। सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। और ये हमारा समरी हो गया इस पार्टिकल के बारे में, जिसको आप याद रखें तो बहुत बेहतर होगा। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इन्हीं सब पॉइंट्स को पूछा जाता है। अब कैथोड रे के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था इलेक्ट्रॉन को, और कैथोड रे का डिस्कवरी, कैथोड रे का खोज गोल्डस्टीन साहब ने किया था। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी के द्वारा रखा गया था। यानी अगर नामकर्ता के बारे में पता लगाया जाए, नामकर्ता के बारे में पूछा जाए तो स्टोनी का नाम आता है। अगर दूसरे नाम के बारे में जाना जाए कि इलेक्ट्रॉन का अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम भी है और यह नाम जे थॉमसन के द्वारा सुझाया गया था। और इस नाम के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार, यह नाम निगेट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम निगेट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो दो तरह का चार्ज होता है, एक रिलेटिव चार्ज होता है और एक एब्सोल्यूट चार्ज होता है। तो सबसे पहले नेचर, तो यह नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना होता है, मैग्नीट्यूड के बारे में जाने तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। इस चार्ज को एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं। अगर रिलेटिव चार्ज के बारे में जाने तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज पाया जाता है। ये रिलेटिव चार्ज हो गया, -1 जो हो गया वह रिलेटिव चार्ज होता है। अगले बात में हम लोग देखें कि मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो वह 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और रिलेटिव मास अगर हम जाने तो यह जो होता है 1/1840 1840 या 1838 होता है।